अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक है वो एडीएम से रिलेटेड है। एडीएम को उर्दू में मुहावरा कहते हैं। तो चलते हैं इसको डिफ़ाइन करते हैं कि इंग्लिश में एडीएम से हमारा क्या मतलब है। एन ईडियम इज़ एन एक्सप्रेशन। आप इसको एक्सप्रेशन भी कह सकते हैं और फ्रेज़ भी कह सकते हैं, ठीक है। मतलब ईडियम जो है ये एक एक्सप्रेशन होगा या एक फ्रेज़ होगा, लेकिन सेंटेंस नहीं होगा, पूरा सेंटेंस नहीं होगा, ठीक है। सेंटेंस के पार्ट को हम फ्रेज़ कहते हैं। तो ये जो ईडियम है ये एक फ्रेज़ या एक एक्सप्रेशन है, लेकिन फुल एक सेंटेंस नहीं होगा। हुज़ मीनिंग is not deducible from its individual words। ठीक है। मतलब ये जो एडीएम है ये ऐसे ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम बोलते हैं जिनके जिन वर्ड्स या अल्फाज से हम उसका मीनिंग या मतलब जो है वो अख़ज़ नहीं कर सकते। बज़ाहिर जो अल्फाज आपको दिखाई देंगे, अगर आप उनसे मीनिंग निकालेंगे तो आप उनकी मीनिंग नहीं निकाल सकते उनसे। फॉर एग्ज़ाम्पल ए पीस ऑफ केक। अब ए पीस ऑफ केक का अगर आप इन वर्ड्स पे इंडिविजुअली नज़र डालें तो पीस का मतलब है टुकड़ा और केक, तो केक को कहते हैं। तो इससे इसका मतलब समझ में नहीं आ रहा कि इसमें क्या बोल रहा है। मतलब केक का एक टुकड़ा, ये तो इसका मतलब है ही नहीं। तो चलते हैं कि इसकी मीनिंग क्या है। ये एक इडियम है, ठीक है। तो इसकी जो मीनिंग है वो ये है कि जब कोई चीज़ बहुत आसान और ईजी हो तो उस वक्त हम ये बोलते हैं कि ये एक पीस ऑफ केक है। तो इसकी मीनिंग है समथिंग विच इज़ वेरी ईजी, something which is very easy। तो उस टाइम ये इडियम हम बोलते हैं ए पीस ऑफ केक। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको मैं सेंटेंस में समझा देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये सेंटेंस लिख दें कि क्वालिफाइंग CSS जो एक कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है, क्वालिफाइंग CSS इज़ ए पीस ऑफ केक फॉर हर। असल एक लड़की है जिसने बहुत सिंपल सी स्टडी के थ्रू और लगन से उसने CSS क्वालिफाई किया, क्योंकि उसके पास ऐसे ट्रिक्स मौजूद थे। तो हम उसके बारे में कहते हैं कि क्वालिफाइंग CSS इज़ अ पीस ऑफ केक फॉर हर। उस लड़की के लिए CSS को क्वालिफाई करना बहुत ही आसान और आप इस तरह उर्दू में कहते हैं कि एक बाएं हाथ का खेल था उसके लिए। तो उस वक़्त हम ये इडियम बोलते हैं ए पीस ऑफ केक। अब आते हैं सेकंड इडियम पर। सेकंड इडियम हमारे पास मौजूद है, ये है रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब आप इस एक्सप्रेशन को देखिए तो कैट्स का मतलब बिल्लियाँ, डॉग्स मीन कुत्ते, रेनिंग मीन बरसना, बारिश होना। तो बज़ाहिर आप इन वर्ड्स से ये नतीजा अख़ज़ नहीं कर सकते कि इसका क्या मतलब है, ठीक है। इस वजह से तो हमने इडियम में लिखा है कि एक ऐसा फ्रेज़ है कि आप इनके इंडिविजुअल वर्ड से जो मीनिंग है वो आप डिड्यूस नहीं कर सकते, अख़ज़ नहीं कर सकते आप इसकी इंडिविजुअल वर्ड से इसका मतलब, और सही और दुरुस्त मानी आप इसे नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो चलते हैं इसकी मीनिंग क्या है, इसका मफ़हूम और मतलब क्या है। इसका मतलब है जब तेज़ बारिश हो रही हो तो उस वक्त हम ये फ्रेज़ बोलते हैं, मूसलाधार बारिश जिसे उर्दू में कहते हैं, ठीक है। तो इसकी मीनिंग है हैवी रेन, या आप तेज़ बारिश या मूसलाधार बारिश भी आप कह सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं सेंटेंस की तरफ कि किस तरह हम इसको सेंटेंस में इस्तेमाल करते हैं।
तो हम इसके लिए लिखते हैं टेक योर अम्ब्रेला, टेक योर अम्ब्रेला, it is raining cats and dogs। मतलब तेज़ बारिश हो रही है, आप अपने साथ अपनी छतरी लीजिए। तो इसका ये मतलब है टेक योर अम्ब्रेला, इट इज़ रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। अब आते हैं नेक्स्ट ईडियम की तरफ। इस ईडियम का जो मतलब है अंडर द थंब ऑफ, अंडर द थंब ऑफ, तो इसका मतलब है किसी के कंट्रोल में होना। अंडर द थंब ऑफ यानी कोई आपको कंट्रोल कर रहा हो, तो उस वक़्त ये हम कहेंगे अंडर द थंब ऑफ, यानी कंट्रोल्ड बाय समवन, कंट्रोल्ड बाय समवन, कंट्रोल्ड बाय समवन, किसी के काबू में होना, तब ये आप यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह दें ही हैज़ बीन अंडर हिज मदर्स थंब फॉर 5 years, ही हैज़ बीन under his mother's thumb, thumb इधर बी जो है ये साइलेंट है, याद रखिए, thumb for 5 years। तो अब नेक्स्ट जो मैंने लिखा हुआ है इडियम बाय लीव्स एंड बाउंड्स, बाय लीव्स एंड बाउंड्स, इसका जो मतलब है ये एक एकदम किसी की सेहत में या किसी के बिजनेस में जब प्रोग्रेस आती है तो तब हम ये बोलते हैं बाय लीव्स एंड बाउंड्स, यानी रैपिड प्रोग्रेस, रैपिड प्रोग्रेस। अब इसको सेंटेंस में यूज़ करते हैं तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं हर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग बाय लीव्स एंड बाउंड्स, कि उसकी जो इंग्लिश है वो दिन ब दिन जो है वो तरक्की कर रही है। तो आप इसको इस तरह यूज़ कर सकते हैं हर इंग्लिश इज़ इम्प्रूविंग by leaps and bounds, by leaps and bounds। अब चलते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ, टू ब्रेक द आइस। टू ब्रेक द आइस इसका मतलब ये है कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपने देखा होगा कि जब मुख्तलिफ लोग किसी मजमे में या किसी महफिल में बैठे हों तो किसी को ये हिम्मत नहीं होती कि वो बात स्टार्ट करे, ठीक है, क्योंकि सारे लोग जो है वो अजनबी होते हैं, तो इस वजह से वो शर्म महसूस करते हैं या वो जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है वो कम होता है, इस वजह से हम बात नहीं कर पाते। तो अगर एक बंदा उस टाइम बात स्टार्ट करे तो उस अजनबीयत को ख़त्म करने के वक़्त हम ये लफ्ज़ बोलते हैं टू ब्रेक द आइस, मतलब अजनबीयत को ख़त्म करना, शर्म को ख़त्म करना, खामोशी को तोड़ना, ये है इसका मतलब, ठीक है। तो इसका मतलब है रिमूविंग इनिशियल हेजिटेशन, इसका मतलब है रिमूविंग इनिशियल हेजिटेशन, जो इब्तिदा में जो शर्म इंसान महसूस करता है या जो अजनबीयत महसूस करता है उसको ख़त्म और रिमूव करने को कहते हैं टू ब्रेक द आइस। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इस सेंटेंस को लीजिए, योर जोक
really broke the ice in at the conference. तो ये है टू ब्रेक द आइस, मतलब आपका जो जोक था उसने कॉन्फ्रेंस में उस अजनबियत को ख़त्म किया, ये इसका मतलब हो गया इधर। इसका ये मतलब आप ना लीजिए कि आपने बर्फ़ का एक टुकड़ा लिया, उसको आप तोड़ रहे हो, उसको ब्रेक कर रहे हो, ये मतलब नहीं है इसका, ठीक है। अजनबियत और शर्म को मिटाना और ख़त्म करना, इसको कहते हैं टू ब्रेक द आइस। ओके, अब जो नेक्स्ट इडियम है हमारे पास वो है ब्लू हॉट एंड कूल्ड। अब इसका मतलब है गैर मुस्तकिल मिजाजी। जब इंसान कंफ्यूज्ड हो, एक डिसीशन को नहीं ले पाता, उस टाइम हम ये इडियम यूज़ करते हैं, ब्लू हॉट एंड कूल्ड। बज़ाहिर तो आप इसकी मीनिंग देखें तो कूल्ड का मतलब तो ठंडा है, हॉट मीन गर्म, ये आप ना लीजिए इसकी मीनिंग, ठीक है। इसका आप उर्दू में गैर मुस्तकिल मिजाजी, ये है इसका मतलब इंसान में फ़ैसला करने का जब सलाहियत न हो, मुतज़ब्ज़ब हो, ठीक है, या मुतजस्सिस हो किसी चीज़ के बारे में, तो उस टाइम हम ये बोलते हैं। तो आप इसके लिए बोल दें आसान सा मीनिंग, कन्फ्यूज्ड या अनसर्टन अबाउट समथिंग। अनसर्टन गैर यकीनी को कहते हैं अनसर्टन अबाउट समथिंग। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक नौजवान लड़का है जो कहता है कि मैं शादी करूं या ना करूं, ठीक है, कभी कहता है मैंने करना है, कभी कहता है मैंने नहीं करना, उसके बारे में वो कंफ्यूज्ड है। उसका फ़ैसला या उसका जो मूड है वो कभी हाँ की तरफ जाता है और कभी ना की तरफ जाता है। तो उस टाइम हम उसके लिए बोलेंगे ही ब्लोज हॉट एंड कूल्ड about getting married। अब आते हैं नेक्स्ट इडियम की तरफ। 7वें नंबर पे जो इडियम है ट्रू ब्लू। ट्रू ब्लू का अगर आप उर्दू में इसका मीनिंग लेना चाहते हैं तो वफ़ादार होना, ठीक है, आप उर्दू में भी लिख सकते हैं वफ़ादार होना। तो कंप्लीटली अगर एक पर्सन किसी के साथ, दूसरे शख्स के साथ क्या हो, वफ़ादार हो, मुखलिस हो, तो उस टाइम हम ये ट्रू ब्लू का इडियम यूज़ करते हैं। कंप्लीट लॉयल मीन वफ़ादार टू समवन, या बिलीफ, किसी की सोच और अक़ीदे के साथ मुखलिस और वफ़ादार होने को भी क्या कहते हैं, ट्रू ब्लू। आप इसके वर्ड्स पे ना जाएं कि ब्लू का मतलब तो नीला है और ट्रू का मतलब सच्चा या दुरुस्त और सही, ये नहीं, इसका मतलब है वफ़ादार होना। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं कहता हूँ कि मैं हमेशा अपनी फैमिली के साथ वफ़ादार रहूँगा, तो इसके लिए आप इंग्लिश में ये इडियम यूज़ कर सकते हैं, आई विल always stay true blue to my family। ओके, नेक्स्ट जो 8 नंबर पे जो इडियम है वो है हार्स अबाउट। अब हार्स अबाउट जो है, इसका मतलब ये है कि जब यार और दोस्त आपस में बैठे हो और आप आपस में जिस्मानी मजाक कर रहे हो, दींगा मुश्ती कर रहे हो, गपशप लगा रहे हो, एक दूसरे को छेड़ रहे हो, तो उसको कहते हैं हार्स अबाउट, ठीक है, यानी जिस्मानी तौर पे मजाक करना एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को छेड़ना। तो इसकी मीनिंग ये है टू बिहेव
in a silly and noisy way. अब सेंटेंस में आपको अच्छे तरीके से इसकी समझ आ जाएगी, ठीक है। सेंटेंस में आप ये लिख दे के क्लास में जो है आप जिस्मानी मजाक या दींगा मुश्ती या गपशप या शोर शराबा ना करें, तो आप इसको इस तरह लिखेंगे, यू शुड नॉट हार्स अबाउट in the class. क्योंकि क्लास में तो रूल रेगुलेशंस को फॉलो करना है, वहाँ तो मजाक और शोर शराबा तो नहीं करना, तो इस वजह से हमने लिखा है यू शुड नॉट हार्स अबाउट इन द क्लास। ओके, अब नेक्स्ट जो 9 नंबर पे ईडियम है उसको मैंने लिखा है वन हार्स टाउन। वन हार्स टाउन का मतलब है एक छोटी सी जगह। आप ये ना समझे कि टाउन का मतलब है कस्बा, हार्स को घोड़ा समझिए और वन को एक, ये इससे आप मीनिंग डिड्यूस नहीं करेंगे इसकी, ठीक है। इसका जो असल मतलब है वो ये है एक छोटी सी जगह को लिए हम ये बोलते हैं एक छोटी सी जगह। तो इंग्लिश में हम इसकी मीनिंग ये करेंगे ए प्लेस which is small, ऐसी जगह जो बहुत छोटी हो, ठीक है, एंड अनइम्पॉर्टेंट, वो जगह इतनी अहमियत के लायक भी ना हो, अनइंटरेस्टिंग हो, दिलचस्पी उसमें ना हो, ठीक है। तो उसके लिए आप कहेंगे वन हार्स टाउन। तो अब इसको किस तरह के जुमले में इस्तेमाल करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कहता हूँ कि मेरा ख्वाहिश ये है कि मैं अपनी जो दादा और दादी है उसको एक वन हार्स टाउन में रहने ना दूँ, ठीक है, उसको किसी अच्छी सी जगह पे ले जाऊँ। तो ये सेंटेंस आप लिख सकते हैं। तो अब चलते हैं, लिखते हैं इंग्लिश में, आई विश my grandparents did not live in that one horse town, ये मेरा ख्वाहिश है कि जो मेरे दादा दादी हैं वो इस छोटी सी जगह में ना रहे, बल्कि मैं उसको किसी और जगह पे ले जाऊं। तो इसलिए मैंने उनके लिए यूज़ किया वन हार्स टाउन। ओके, अब नेक्स्ट जो ईडियम है 10 नंबर पे, होल्ड योर हार्स। इसका मतलब है, होल्ड योर हार्स का मतलब है थोड़ा सब्र करो। उर्दू में आप इस तरह दीजिए, थोड़ा सब्र करो, मतलब बी पेशेंट। बी मीनिंग इसकी इंग्लिश में आप इस तरह लिख सकते हैं, बी पेशेंट। अब सेंटेंस में इसको किस तरीके से यूज़ करेंगे? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक ईमेल किसी के लिए लिख रहा हूँ कंप्यूटर के थ्रू, और एक दूसरा बंदा आ जाए कि आप मेरा ईमेल इस पर राइट कीजिए, तो मैं इसको कहूँगा कि थोड़ा सब्र कीजिए, होल्ड योर हार्स। मैं उसके लिए इस तरह लफ्ज़ लिखूँगा, इस तरह अल्फाज इस्तेमाल करूँगा, होल्ड योर हार्स। तो इंग्लिश में सेंटेंस देख लीजिए, कैन यू जस्ट होल्ड योर हॉर्स फॉर ए मोमेंट। क्या आप थोड़ा सा सब्र कर लेंगे ताकि मैं अपना ये काम करूं? तो कैन यू जस्ट होल्ड योर हॉर्स फॉर ए मोमेंट, एक लम्हे के लिए आप थोड़ा सा सब्र कर लेंगे। ओके, नेक्स्ट जो ईडियम है वो है ए ड्रॉप इन द ओशियन। इसका उर्दू में आप लिख सकते हैं, ए ड्रॉप इन द ओशियन, आटे में नमक के बराबर कोई चीज़ हो,
आटे में नमक के बराबर। मसलन एक चीज़ की जितनी ज़रूरत हो किसी जगह पे उतना वो यूज़ ना हो। ए वेरी स्मॉल अमाउंट कंपेयर टू द अमाउंट नीडेड। ए वेरी स्मॉल अमाउंट compared to the amount needed, compared to the amount needed। जितनी एक चीज़ की ज़रूरत है उसके मुकाबले में आपने कोई चीज़ बहुत कम इस्तेमाल की, तो a very small amount compared to the amount needed। For example, my preparation for CSIS exam was just a drop in the ocean। मेरा जो तैयारी है C6 एग्ज़ाम के लिए वो कितनी है, वो बस आटे में नमक के बराबर, मतलब फुल प्रिपरेशन नहीं है। अगर मैं फुल प्रिपरेशन करता तो मैं फ़र्स्ट अटेम्प्ट में ही उसको क्वालिफाई कर लेता, ठीक है। और अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो तो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मैं उसको क्वालिफाई कर लूँगा, आप क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो उस टाइम आप ये यूज़ कर सकते हैं, ए ड्रॉप इन द ओशियन। तो चलते हैं, इसको लिखते हैं, माई प्रिपरेशन for CSIS exam, my preparation for CSIS exam was just a drop in the ocean। मेरी जो तैयारी थी CSIS के लिए वो आटे में नमक के बराबर थी, ठीक है। मतलब बहुत कम थी, बहुत स्मॉल अमाउंट में थी, जितनी होनी चाहिए थी उतनी नहीं थी। ओके, नेक्स्ट 12 नंबर पे जो इडियम है, सॉल्ट ऑफ द अर्थ। सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब है वेरी गुड एंड हॉनेस्ट। वेरी गुड एंड ऑनेस्ट, इसमें एच साइलेंट है, याद रखें, ऑनेस्ट। ये हॉनेस्ट नहीं है, ऑनेस्ट है। अगर कोई चीज़ बहुत, या एक इंसान जो बहुत ज़्यादा अच्छा हो, ईमानदार हो, तो उसके लिए हम ये बोलते हैं, अच्छाई के लिए आप बोल सकते हैं सॉल्ट ऑफ द अर्थ। तो सेंटेंस में चलते लिखते हैं, द सॉल्ट ऑफ द अर्थ the salt of the earth is honored everywhere, is honored everywhere। मतलब जो अच्छाई है, जो नेकी है, या जो नेक इंसान है, उसकी हर जगह पे इज्जत होती है, honored everywhere। ओके, नेक्स्ट इडियम पर आते हैं, ए ब्लू आइड बॉय। ए ब्लू आइड बॉय जो है, इसका उर्दू में मतलब है एक महबूब शख्स, किसी का पसंदीदा शख्स, ठीक है। फेवरेट पर्सन के लिए हम ये बोलते हैं, फेवरेट पर्सन। अब सेंटेंस में किस तरह हम इसको यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल, आबिद एक लड़का है, ठीक है, उसको प्रमोशन मिली, अपनी टैलेंट और काबिलियत पर ना मिली, बल्कि वो किसी बॉस का पसंदीदा शख्स था, उसकी चमचगिरी करता या कुछ भी करता, तो इस बुनियाद पर उसको क्या मिली, प्रमोशन। तो हम कहेंगे आबिद गॉट द प्रमोशन बिकॉज ही इज़ ए ब्लू आइड बॉय ऑफ हिज बॉस। क्योंकि वो अपने बॉस का पसंदीदा था, तो इस वजह से उसको इस बेस पर क्या मिली, प्रमोशन मिली और तरक्की मिली। तो चलते हैं, लिखते हैं, आबिद, सॉरी आप इसको माइंड ना करें अगर आप में से कोई आबिद हो, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए आबिद लिया हुआ है। आबिद गॉट द प्रमोशन, आबिद गॉट द प्रमोशन बिकॉज ही इज ब्लू आइड ऑफ हिज बॉस। और ये ज़रूरी नहीं कि एक बंदा चमचगिरी करे बस
उसको तरक्की मिलती है। कुछ अच्छी खूबियों और क्वालिटीज़ की बुनियाद पर भी एक बॉस जो है अपने लोअर लेवल का जो बंदा होता है उसको प्रमोशन देता है और उसको ऊपर तरक्की की मंजिल पर लेकर आता है। ठीक है, तो आप इसको माइंड ना करें। ओके, नेक्स्ट है 14 नंबर इडियम, एबोल्ड फ्रॉम द ब्लू। एबोल्ड फ्रॉम द ब्लू, ये इडियम जो है ये हम जब एकदम एक हादसा हो जाए, ठीक है, एक इवेंट जो अनप्लीजेंट हो हमारे लिए, जो हमारे लिए नाखुशगवार हो, उस टाइम हम ये इडियम यूज़ करते हैं, एबोल्ड फ्रॉम द ब्लू। फॉर एग्जांपल पहले मीनिंग लिखते हैं, सडन एंड अनप्लीजेंट इवेंट। सडन एंड अनप्लीजेंट इवेंट, कोई ऐसा वाक़या, कोई ऐसा हादसा जो दिल व दिमाग पे नाखुशगवार गुजरे, उसको माइंड को डिप्रेस करे, परेशान करे, गमज़दा करे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक लड़का है जिसने अपने वालिद की ख़बर सुनी, तो फ़ौरन हम उसके लिए बोलेंगे कि द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ वाज एबोल्ड फ्रॉम द ब्लू। जो वालिद की ख़बर थी उसके लिए, क्योंकि वो फौत हो गया था, वो उसके लिए बोल्ड फ्रॉम द ब्लू था, मतलब उसके लिए एक गमगीन ख़बर थी। तो चलते हैं, लिखते हैं इसको, द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ। हिज फादर्स एपोस्ट्रोफी काकी के लिए लगता है फादर्स डेथ, ये प्लूरल के लिए इधर यूज़ नहीं हुआ। ठीक है, द न्यूज़ ऑफ हिज फादर्स डेथ वाज एबोल्ड फ्रॉम द ब्लू। याद रखिए, जो द न्यूज़, ये जो सब्जेक्ट इधर है, ये न्यूज़ जो है ये एज ए सिंगुलर ट्रीट होता है। ठीक है, इस वजह से इधर ये जो वर्ब हमने यूज़ किया ये भी सिंगुलर